नमस्कार, मैं हूं स्मिता रिशाल और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा ये खास शो योर मनी लेकर हम फिर से हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरीके की प्लानिंग करें, योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमाएं, इसके गुर भी हम आपको सिखाते हैं ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सके। अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल आईडी पर हमारा ईमेल आप अपनी भेज सकते हैं yourmoney@nw18.com और हमें आप 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक ट्विटर पर भी लाइव है, आप यहां भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। आज हमारे साथ योर मनी में ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विस के फाउंडर ऋषभ देसाई मौजूद है। बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए। और जैसा कि हम शो की शुरुआत में हमेशा ये देखते हैं कि कॉलर से पहले हम कुछ ऐसा टॉपिक लेते हैं जो टॉपिक डायरेक्ट आपसे कनेक्टेड हो, तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो दरअसल अल्फा है। ऋषभ जी, ये अल्फा टॉपिक थोड़ा सा इसको हम कह सकते हैं कि एक तरीके से टेक्निकल है, लेकिन मैं चाहूंगी कि म्यूचुअल फंड में अल्फा का जो मतलब है उसको आप इतने सरल तरीके से समझाइए कि जो हमारे दर्शक हैं जो इस वक्त इस शो को देख रहे हैं वो इसको बेहतर तरीके से समझ सके। स्मिता जी, पहले तो शुक्रिया मुझे शो पर इनवाइट करने के लिए। ये बहुत ही आपने सही तरीके से पुट किया, ये टेक्निकल आंसर रहेगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना सिंपल तरीके से समझा पाऊं मैं दर्शकों को। पहले तो दर्शकों को ये समझना जरूरी है कि अल्फा और आउट परफॉर्मेंस में डिफरेंस होता है। एक उदाहरण के तौर पे मैं देना चाहूंगा मैं कि एक फंड ने 12% रिटर्न दिया और उसके इंडेक्स ने 10% रिटर्न दिया, तो जो एडिशनल 2% जो फंड कमा रहा है वो बेसिकली आउट परफॉर्मेंस है, वो अल्फा नहीं गिना जाता है। अभी अल्फा क्या है कि अल्फा इज ऑल्सो नोन एज जेनसेंस अल्फा बोला जाता है। वो एक परसेंटेज फिगर है, वो बताता है कि रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेजर ऑफ रिटर्न्स, वो ये बताता है। अभी बेस्ड ऑन जो रिस्क फंड लेता है जिसे हम बीटा बोलते हैं, जो फंड का जो रिटर्न्स है वो रिस्क के इक्विवेलेंट, वो जस्टिफाइड है कि वो कंपेंसेट कर रहा है एडिक्वेटली कि नहीं, इसे हम अल्फा बोलते हैं, इसे हम जेनसेंस अल्फा बोलते हैं। मैं एक और स्टेप आगे जाना चाहूंगा मैं अभी टू सिंपली अंडरस्टैंड कि बीटा क्या होता है। बीटा इंडेक्स का हमेशा एक होता है। अभी higher than 1 beta is high risk, lower than 1 beta is low risk। अभी ये जो जेनसेंस अल्फा है इसमें 4 पैरामीटर्स इंक्लूडेड होते हैं। एक तो जो फंड के रिटर्न्स आते हैं, दूसरे जो इंडेक्स का रिटर्न आता है, तीसरा जो रिस्क फ्री रेट हम जो बोलते हैं वो आ जाता है, और चौथा जो मैंने जो बीटा समझाया वो बीटा आ जाता है। अभी इस पे भी मैं उदाहरण से एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं। मान लो हम दो फंड लेते हैं, फंड ए और फंड बी। अभी ये दोनों फंड ने 12% रिटर्न्स जनरेट किया है, एक्चुअल रिटर्न्स, और उनके जो इंडेक्स है इंडेक्स ने 10% रिटर्न्स जनरेट किया है। अभी लेट से रिस्क फ्री रेट हम 6% लेते हैं। अभी इसमें एक डिफरेंस आ जाता है कि फंड ए ने बीटा 1.5 किया, मतलब फंड ए ने थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लिया, और फंड बी ने 0.5 बीटा जनरेट किया है, मतलब वो फंड बी ने थोड़ा सा कम रिस्क लिया है। अभी जो जेनसेंस अल्फा का जो फॉर्मूला है उसमें फंड ए ने दिया है 0% अल्फा दिया है और फंड बी ने 4% अल्फा दिया है। अभी ये क्या बताता है कि फंड ए ने जो हाई रिस्क लिया है उसके अनुसार वो बेटर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर कर पाया है, मगर फंड बी ने जो कम रिस्क लिया है और जो सेम रिटर्न्स डिलीवर किया है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि फंड बी ने लो रिस्क लेके बेटर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। अभी इन्वेस्टर्स को खास ये ध्यान में रखना चाहिए कि जेनसेंस अल्फा बहुत ही टेक्निकल फिगर है और ये एक आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता, इसमें बहुत सारे अदर स्टैटिस्टिकल रेशियोज भी ध्यान में रखना चाहिए। मेरे को पूछे तो जेनसेंस अल्फा एवरी डे चेंज होता है। टू सिंप्लीफाई,
जो आउट परफॉर्मेंस है उस पे फोकस करना चाहिए कि जब हम इक्विटी फंड में जब हम निवेश करते हैं तो वो फंड ने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दे पाया है कि नहीं दे पाया है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को ये फोकस में रखना चाहिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि काफ़ी टेक्निकल हो जाता है ये, इसलिए आम लोगों को थोड़ा कम समझ में आता है ये, खास करके ये वाला टर्म। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी, क्योंकि आउट परफॉर्मेंस की जब बात आती है तो उससे लोग कनेक्ट कर पाते हैं, अल्फा से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, मैं चाहूंगी कि एक बार आप थोड़ा इसको समझाएं। देखिए, अल्फा का जो फॉर्मूला है वो फंड का जो रिटर्न है माइनस रिस्क फ्री रेट प्लस फंड का बीटा है मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। सो मैं सिंपल भाषा में बोलता हूं फिर से कि ये एक रिस्क एडजस्टेड पैरामीटर है, इस पे ज्यादा इन्वेस्टर्स फोकस ना करें, क्योंकि ये अगर समझना रहेगा तो उसको क्यूमुलेटिवली देखना पड़ेगा। बट अगेन ऑन अ वेरी सिंपल नोट कि ये जो फंड रिस्क ले रहा है उससे जो रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है वो रिटर्न्स जस्टिफाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगेन मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स आउट परफॉर्मेंस पे फोकस करें, माने कि फंड 12% दे रहा है और इंडेक्स 10% दे रहा है, जो डिफरेंस है 2% का उस पे फोकस करते हैं। जी, तो कुल मिलाकर अल्फा को बेहतर तरीके से आपने समझाया और थोड़ा सा कोशिश भी किया कि इसको सरल रखें, लेकिन हालांकि ये है काफ़ी टेक्निकल टर्म, लेकिन फिर भी उम्मीद यही कि जो दर्शक इस वक्त इस शो को देख रहे हैं उनको थोड़ा समझ में ज़रूर आया होगा कि किस तरीके से आपके लिए अल्फा फ़ायदे की बात है। अब चलते हैं हमारे कॉलर्स की तरफ। सबसे पहले लेते हैं हमारे पहले कॉलर शिवशांत वारसेकर जी, इस वक्त हमारे साथ है गोवा से। सवाल पूछिए शिवशांत जी, क्या कुछ सवाल है आपका? हेलो जी, सवाल पूछिए। नमस्कार। हेलो नमस्कार जी जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। एक्चुअली मेरा पोर्टफोलियो मैंने आपको भेजा है, तो बस मुझे वो डाइवर्सिफाई करना था। क्या मैंने वो फंड जो सिलेक्ट किए जो सही है? जी, तो आपका पोर्टफोलियो जो इस वक्त हमारे पास है ऋषभ जी, मैं एक बार इनके पोर्टफोलियो को दोहरा देती हूँ। दरअसल कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है इनके पास, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड है, उसके अलावा पीजीआईएम इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड भी इनके पास है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड है और क्वांटेक्स प्लान ग्रोथ फंड इनके हैं। और आप चाहते हैं शिवशांत जी कि इसको किस तरीके से कंसोलिडेट करना है, ये जानना चाहते हैं आप? हाँ सही है, यही बात जानते हैं। जी ऋषभ जी, इनके लिए सलाह आपकी? स्मिता जी, मैं उनका जो पोर्टफोलियो जो देख पा रहा हूँ, उनका मेरे हिसाब से एक गोल है, 4 करोड़ का गोल है और उनका टाइम होराइजन उन्होंने 20 इयर्स रखा हुआ है। तो पहले तो हम उनको समझा देते जहां उन्हें पहुंचना है वो गोल अचीव कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। मान ले मैं 12% CAGR रिटर्न्स में अज्यूम करता हूँ इक्विटी में, तो 21,000 उनका जो सिप चल रहा है इन्वेस्टेड पर मंथ फॉर 20 इयर्स, वो उनको करीबन 2 करोड़ रुपया दे पाएगा, वो 4 करोड़ रुपया नहीं दे पाएगा। अगर उनको 4 करोड़ रुपया गोल अचीव करना है 20 साल में, तो उनको SIP बढ़ाना पड़ेगा, 40,000 पर मंथ करना पड़ेगा, या फिर वो 40,000 पर मंथ नहीं कर पा रहे तो जो 21,000 है उसमें सिंपल एक 10% का एनुअल सिप टॉपअप करे, उससे उनका गोल इजीली अचीव हो जाएगा। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 में जो देख पा रहा हूं मैं कि उन्होंने काफी मल्टीपल फंड्स सेम AMC से रखे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो डाइवर्सिफाई करे, डिफरेंट ना कि डिफरेंट फंड्स में बट डिफरेंट AMCs में भी डाइवर्सिफाई करे, क्योंकि वो कंसंट्रेशन रिस्क वो अवॉइड हो जाता है। तो मैं सिर्फ 3 फंड्स उनके रिप्लेस करना चाह रहा हूं मैं। वो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, PGIM फ्लेक्सी कैप और निपॉन इंडिया मल्टी कैप में से निकल के वो एक्सिस स्मॉल कैप फंड, UTI फ्लेक्सी कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल का जो निफ्टी 500 इंडेक्स फंड है उसमें वो निवेश करे। वो कॉर्पस जो उनका जो SIP का कॉर्पस है वो सेम रखे, उसमें कोई चेंजेस ना करे। जी, तो मुझे लगता है शिवशांत जी आप समझ गए होंगे कि आपको किन फंड्स में बने रहना है और किन से बाहर निकलना है, और बहुत ज़रूरी होता है कि कंसोलिडेशन हो, खास करके पोर्टफोलियो का फ़ायदा इससे और ज़्यादा होता है। तो आपको फंड में निवेश की सलाह इन्होंने दी है ऋषभ जी ने, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, UTI फ्लैक्सी कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, ये तमाम वो फंड है जिसमें आप निवेश करें। अब आगे बढ़ेंगे दूसरे कॉलर की तरफ। सुमित इस वक्त हमारे साथ हैं जिनका सवाल हम लेंगे। सुमित बताएं, क्या कुछ सवाल है आपका? एक्चुअली मेरा 55,000 का मंथली SIP चालू है, टोटल 18 फंड्स में,
तो I want to understand how much it will accumulate the portfolio after 10 years, and there is any chance, there is any what you can say, any funds will need to be changed or modify existing out of rating funds. ओके ऋषभ जी, अगर आप सुमित जी का पोर्टफोलियो देख सकते हैं तो 18 फंड्स हैं इनके जिसमें ये इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं। अलग अलग एलोकेशन इन्होंने कर रखा है फंड्स में, बट 18 फंड्स, और अब ये चाहते हैं कि ये किससे निकले और किस में बने रहें। इनके लिए क्या सलाह होगी आपकी ऋषभ जी? स्मिता जी, मैं जो उनका पोर्टफोलियो पढ़ पा रहा हूँ उसमें उन्होंने उनका गोल मेंशन नहीं किया था, गोल, रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन नहीं मेंशन किया था। तो मैं उनका जो 10 ईयर जो अभी वो बता रहे हैं, मैं उसमें मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा इमीडिएटली, मगर मैं उनका जो पोर्टफोलियो मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने 18 फंड्स, बहुत ही ज्यादा फंड्स है, उन्होंने ओवर डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। ओवर डाइवर्सिफाई इज नॉट गुड क्योंकि वो पोर्टफोलियो का जो ऑप्टिमम रिटर्न्स है वो नहीं जनरेट कर पाता है। उनका जो एलोकेशन है 11 फंड्स में उनका लेस देन 5% एलोकेशन है। ये सिग्निफिकेंट एलोकेशन नहीं है, वो पोर्टफोलियो के रिटर्न्स में वो वैल्यू एडिशन नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से, और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि उन्होंने मिड और स्मॉल कैप में भी काफी हैवी एक्सपोजर है उनका, स्मॉल कैप्स में तो बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर है। मैं ये बताना चाहूंगा कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का साइकिल होता है, सबका अपना अपना टाइम आता है आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस का। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक तो कंसोलिडेट करें, और ये जो हाई रिस्क जो ले रहे हैं वो बैलेंस तरीके से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बैलेंस होना चाहिए। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि उनका 30% पोर्टफोलियो सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स में है। उनका पोर्टफोलियो ओवरऑल बहुत ही वॉलेटाइल और बहुत ही सिक्लिकल है। मैं फॉलोइंग म्यूचुअल फंड्स में रेकमेंड करना चाहूंगा सिप इन्वेस्टमेंट्स के लिए। बाकी सब वो रिडीम कर सकते हैं, मगर मैं ये एक पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 20% करे, मेरा एसेट फोकस फंड में 20% करे, इन्वेस्ट को इंडिया कॉन्ट्रा फंड में 10% करे, पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 10% करे, डीएसपी मिड कैप फंड में 10% करे, एक्सिस स्मॉल कैप में 10%, कोटक स्मॉल कैप में 10% और नाबी नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड में 10%। सो इतने ही फंड्स रखे बहुत ही हो जाएगा। बाकी के फंड्स वो कंसोलिडेट कर सकते हैं। जी, तो मुझे लगता है सुमित जी को ये समझ में आ गया होगा कि 18 के बदले 8 फंड उनके लिए सफिशिएंट है। अगर वो 8 फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना, तो उससे वो उस गोल को अचीव कर पाएंगे जो उन्होंने सोचा होगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का ये सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहें योर मनी।